सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो, हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन करिएगा। हम लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी इकोनॉमी सब्जेक्ट से शुरू करी है, इकोनॉमिक्स से। तो आज पहला दिन है। पहले दिन में हम लोगों ने कुछ चीज़ें कवर करी। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर डालेंगे। बेसिकली क्या क्या पूछा गया, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑलरेडी। तो शुरू करते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या इनविट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक काफ़ी टाइम से था चर्चा में, लेकिन बेसिकली होता ये है कि ऐसे जो टॉपिक्स रहते हैं, या तो आप उनको डीपली पढ़ लो तो कर पाओगे, अगर आप नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो शायद नहीं कर पाएँ, है ना। ये ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे ये काफ़ी टाइम से चर्चा में है। जब मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फंड रेज़ किए थे, इनविट वाला कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी टाइम से चर्चा में, बजट में भी मेंशन किया गया था। तो देखो, इसमें क्या है क्वेश्चन, अगर वहाँ पे और एक चीज़ ये है, बार-बार तो ऐसे नहीं बता पाऊँगा, तो पहला केस ये रहेगा, जो एडिशनल जानकारी रहेगी वो मैं बता दूँगा, और जो आंसर्स रहेंगे अवेलेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर प्रोवाइड किए हैं उसके हिसाब से, और जो सही लगता है उसके हिसाब से वी विल फाइनलाइज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अगर आपको इनको अपने हिसाब से अपने मन से सॉल्व करना है बिना वीडियो देखे, तो आप ट्विटर पे चेक कर सकते हैं, @UPSC021 अपना अकाउंट है। वहाँ पर डेली जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQ शेयर किए जाएंगे, आप वहाँ पर आंसर करिए। अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इनविट वाला ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब सच बताएं तो ये नहीं पता है, मतलब बेसिकली वी डोंट हैव दैट मच इन्फॉर्मेशन। हालांकि बेसिक जानकारी थोड़ी सी मेंशन रहती है कि जो इनविट वाला जो ट्रस्ट बनाया जाता है, बेसिकली ये म्यूचुअल फंड जैसा बनाया जाता है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल एक मतलब डेडिकेटेड बॉडी टाइप की बना दी जाती है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसका IPO लेकर ये लोग आ जाते हैं, ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है। लेकिन प्रिसाइजली स्पीकिंग इतना क्लियरली नहीं पता था कि जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल होता है या नहीं होता है। मुझे अभी भी ये क्लियर नहीं, जो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका डिविडेंड टैक्सेबल है या नहीं है, तो ये जानकारी अभी नहीं है मुझे। तो अगर क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आया था तो नहीं कर पाता मैं इसको। फिलहाल के लिए हम लोग इसको करेंगे। जो इनविट है डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स, इनविट की खासियत ये है कि 90% जो है जो इसका प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और इसका जो डिविडेंड होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो ये बेसिकली अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो हम गेस भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अंडरस्टैंडिंग कब अच्छी होती है, जब आप काफ़ी समय देते हैं। जैसे इस वाले केस में क्या है, अगर दिमाग लगाया जाता तो हम लोग ऐसे सोच सकते थे कि इनविट क्या है। इनविट बेसिकली एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली कैपिटल जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इनविट को लुक्रेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यों कोई व्यक्ति जो है म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके इनविट में इन्वेस्ट करे। इनविट है क्या, बेसिकली सही सरकार का कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, किसी प्राइवेट कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, और वो फंस गया है, वो मतलब लोन सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इनविट क्रिएट करते हैं। अब इनविट क्रिएट कर देते हैं तो क्या होता है कि हम लोग ना थोड़ा पैसा उन सब में लगाते रहते हैं। जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की तरह रहता है, तो उसमें हम लोग अपना पैसा लगाते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, जैसे हर महीना आप 5,000 रुपये डाल देते हैं, 2,000 रुपये डाल देते हैं, जितना डाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके इन लोगों को क्या कर रहता है कि पैसा ये लोग जनरेट कर पाते हैं और अपने लोन को सर्विस कर पाते हैं, और जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है पढ़ाई कर करके, थोड़ी कंटिन्यूसली टच में रहते हैं आप सब्जेक्ट के, तो आप सोच पाते हैं बढ़िया से। तो इस वाले केस में देखो, डिविडेंड इज टैक्सेबल, अगर डिविडेंड को कर दोगे तो कोई क्यों इसमें इन्वेस्ट करेगा, समझ रहे हो। तो पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। अब देखो, इनविट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द दिस दैट। अब ये अपन को क्लियरली नहीं पता है, मतलब नहीं पता है। तो अगर इसमें खासियत क्या रहती है इस टाइप के क्वेश्चन में, कभी आपने सुना भी होगा किसी के मुंह से, नहीं सुना तो आज मैं बता दे रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि पहला गलत है, तो जब पहला गलत है तो आंसर जो है आंसर इसका फिर डी ही बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है। बाकी जब इसकी कुंजी आएगी, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग इसको मिला सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते। फरवरी का ऑलरेडी
ख़त्म ही होने वाली। तो हम लोगों ने इकोनॉमी शुरू कर दी 14 तारीख से। आज 14 तारीख से क्यों शुरू करी? बिकॉज़ आई जस्ट रोट अ लाइन, दैट लाइन रीड्स लाइक दिस, डेट योर ड्रीम्स, यू विल नेवर रिग्रेट। तो ये मैंने लिखा था, ऐसे एक थॉट आया था, ठीक है, डेट योर ड्रीम्स, तो इसलिए 14 तारीख से शुरू किया है, ठीक। तो इसका आंसर जो है डी। देन अगला देखो, पोस्ट पैंडेमिक। In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. एक स्टेटमेंट हो गया। Then central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price by the monetary policy means, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, पहला इसलिए सही माना जा रहा है क्योंकि जब पैंडेमिक आया ना, उस समय महंगाई बढ़ गई। महंगाई समझ रहे हैं, अचानक से चीज़ों के जो है दाम बहुत बढ़ने लग गए, ठीक है। तो मार्केट से लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट हाइक करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। अब पहला सही, तो उसका दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या करते हैं कि जनरली अज्यूम द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। राइजिंग कंज्यूमर प्राइस समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग जो है काफ़ी हेफ्टी अमाउंट देना पड़ रहा था। तो इस हिसाब से इसका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 22 का इसका ए हो गया। देन अब देखो ये वाला क्वेश्चन, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही बात है। कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। तो बेसिकली होता क्या कार्बन मार्केट में, सरकार आपको ना एक कार्बन स्पेस प्रोवाइड करती है कि आपकी ये कंपनी है, आप इतना कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर उत्सर्जित करना तो एडिशनल आपको पैसे देने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। जैसी कंपनी रहेगी, जैसा उसका जितना उसको कार्बन क्रेडिट एलोकेट किया जाएगा। तो बेसिकली क्या कर रही है कंपनी सरकार से एमिट करने कार्बन स्पेस खरीद रही है बेसिकली, कि हमारी कंपनी स्टील की कंपनी और हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, तो हम उसका जो है आपको पैसा देंगे, समझ रहे हैं। तो बेसिकली इसके आंसर जो है स्टेटमेंट पहला इसका सही है और स्टेटमेंट 2 भी इसका सही है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये स्टरलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब जब हम पढ़ेंगे इसका तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में क्या है, क्लास 12th की कुछ टर्म्स जैसे बैंकर्स बैंक, ऐसे कर कुछ टर्म्स, उनको जो है आप रिसर्च कर लीजिए और उनका प्रॉपरली उनको समझ लीजिए। तो स्टरलाइजेशन भी एक टर्म रहता है। अब चलो मान लेता हूँ कि नहीं पता, ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होता है। एक स्टरलाइजेशन का जो मतलब पता है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये इकोनॉमिक के रेफरेंस में है। तो हम लोग देखते हैं, रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली ये तो नहीं हो सकता। मतलब जिसने थोड़ा बारा पढ़ा तो आइडिया आप लगा सकते हैं। डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी नहीं है। ओवरसाइट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट सिस्टम, ये भी नहीं। तो ऑप्शन इसका ए ही बन रहा है। मतलब समझ रहे हैं, अगर पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो आप जो है ट्राई कर सकते हैं। तो स्टरलाइजेशन वाला ये ईजी था, डुएबल था, ए आंसर इसका। अब ये वाला देखो, इसे बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड कैपिटल मार्केट्स। हम लोग को पता है कि देखो, मैंने ये चीज़ नोटिस करी, यूपीएससी क्या करता है, मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन डुएबल रहते हैं, लाइक बेसिक चीज़ें, बेसिक। तो जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ाई करते हैं तो हमें क्या पढ़ाया जाता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मतलब जो हेडिंग्स होती हैं सब्जेक्ट्स की, या फिर जो टॉपिक्स होते हैं, वो हेडिंग्स हम लोगों को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। बेसिकली यूपीएससी हमसे ये चाहता है। अगर ट्रेजरी बिल कहीं पे मेंशन किया गया है तो ट्रेजरी बिल की जो हेडिंग है वो मिनिमम अपन को पता होना चाहिए, ना ज़्यादा डीप पता हो तो, है ना। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट। ठीक, कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आपको काफ़ी समय के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं। जब आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मनी चाहिए होता है तो आप मनी मार्केट में आते हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कंपनी अपना स्टॉक लेकर आती है, आईपीओ लेकर आती है और लोगों से पैसा बटोरती है, ठीक है, कि हमें चाहिए पैसा, हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल मार्केट हो गया। अब ट्रेजरी बिल क्या रहता है, टी बिल्स क्या रहते हैं कि 1 साल से कम अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए जब सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ट्रेजरी बिल जारी करती है। और खासियत इसकी ये होती है कि ट्रेजरी बिल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जारी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ट्रेजरी बिल जो हो गया ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखो कॉल मनी मार्केट, अब मैं इसका एक, अभी जब हम लोग शुरू किए हैं ना आज से इकोनॉमी, तो मैं इसकी समरी जो है हर एक चैप्टर की लेकर आऊँगा। जैसे कॉल मनी मार्केट क्या होता है, नोटिस मनी मार्केट क्या होती है, देन रेपो रेट क्या होती है, देन तुम्हारा रेपो रेट हो गया, देन उसके बाद तुम्हारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है ना। ऐसे करके 3, 4, 5 जो है, देन TLTRO क्या होता है, ऐसे करके। तो मैंने इसका एक चीज़ जो है समझी है, ड्यूरेशन वाइज इनको जो है
एक सीक्वेंस इनका बन जाता है। कॉल मनी मार्केट मतलब फ़ोन करो किसी को, बोलो कि हमको पैसे की आवश्यकता, भैया पैसे दे दो, कॉल करके तुम्हें पैसा मिल जाए, तो वो कॉल मनी मार्केट। नोटिस करके अगर पैसा मिले, यानी कि तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा और, तो नोटिस करके अगर पैसा मिले कि हमको 1 दिन की नोटिस दे दी, अब हमको पैसा मिला, तो नोटिस मनी मार्केट। समझे? तो फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अगर रहती है, तो वो क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन रहती है, ठीक है, कि आपको जो है ओवरनाइट अगर पैसे की आवश्यकता है इमरजेंसी में, तो उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आपको जो है मिलता है। उसमें क्या रहता है सर, आरबीआई 3% एक्स्ट्रा चार्ज करती है। खैर वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मनी, कैपिटल, ट्रेजरी बिल, मनी मार्केट, कॉल मनी, ये भी मनी मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ये भी जो है कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या रहेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, और ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, अपन को लग सकता है कि नहीं आएगा मान लीजिए, बट ट्राई करते हैं। देखिए स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड क्या होती है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये बहुत दिनों से मतलब ओवरऑल ये आइडिया ऑलरेडी प्रीवेलेंट है। जब हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं, तो हम लोग एक बात लिखते हैं, वो लिखते ये हैं कि वी कैन pool the land of the farmers, and they can collectively cultivate the land. When they collectively cultivate, they can collectively procure the inputs, for example fertilizers, for example instruments. Then they can collectively also create the फॉरवर्ड लिंकेजेस, मतलब मार्केट में सेल करना, उसके लिए भी कलेक्टिवली प्रयास कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया कोऑपरेटिव फार्मिंग की बेसिकली, तो ये इसमें मैच कर रही है। तो ये मेरे को आसान लगा, आसानी से हो जाएगा। मैनी फार्मिंग एरिया ऑर्गेनाइजेशन टू, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 26 का इसको आप पढ़ लेना, आंसर इसका बी हो जाएगा, आसान है मतलब ये। अब ये वाला देखो, ये कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि हम एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहेंगे, बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, या फिर एथिक्स हो, कुछ चीज़ें होती जिन्हें हमसे वो डिमांड करता है कि भैया रट लो हमको। उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे गांधी जी का जो है 7 सिंस एक टॉपिक है ना गांधी जी का एथिक्स में, वो हमसे डिमांड करता है कि हमें रट लो। बट हम क्या करते हैं, हम उसको रट नहीं पाते हैं जल्दी से, या फिर भूल जाते हैं, तो हम लोगों को काफ़ी जो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो 5 चीज़ें हैं उनको रटने की डिमांड करता है। उसी प्रकार ये वाला जो टॉपिक है, एमएसपी वाला टॉपिक, इसमें जो क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स को जो एमएसपी दिया जाता है, इट डिमांड्स अस टू क्रैम। तो उसमें से एक टॉपिक ये भी है, नाइजर सीड, ठीक है। अब देखो इसमें हमने स्टडी करी इसकी, तो हमने देखा कि नाइजर सीड मतलब, देखो हमको वाइब आ रहा थी नाइजर सीड है, लेकिन आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट कि नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। देन तीसरा आसान है ना, पहला आसान लग रहा, लेकिन 2 पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। इसके आंसर ऑल 3 करेक्ट हैं, ठीक है। हम लोग इसको देख लेते हैं, एमएसपी वाला जो टॉपिक है। एमएसपी में क्या है, हम मैंने इसको देखा, विकासपीडिया पे आप सर्च कर सकते हो, जो मैंने समझा वो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आप पीडीएफ चेक करेंगे ना, जिस पीडीएफ में लिखा रहता है कि हम इन क्रॉप्स को एमएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर आर टोटल 26 क्रॉप्स इन टोटल, बट इन्वेस्टपीडिया कौन सी सरकार की साइट है, एग्रीकल्चर वाली जी साइट है, ठीक है, उसमें बताया है कि हम 42 क्रॉप्स के लिए जो सरकार है वो एमएसपी अनाउंस करती है। ऐसे लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि 22 क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस करती है। उसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स बचती हैं उनमें एक दूसरे के रेफरेंस से एमएसपी उनकी बनाई जाती है, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। बाकी आप इसमें देख लो, 7 सीरियल्स हैं एमएसपी के लिए, पैडी, वीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मैजे, रागी। अब देखो रागी बड़ी चर्चा में रहती है, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर हमारे बहुत प्रयास चल रहे हैं। तो रागी, अब रागी बताइए कि रागी खरीफ क्रॉप है कि राबी क्रॉप है, ठीक है। 5 पल्सेज हैं, ग्राम, अरहार, मूंग, उड़द, लेंटिल मतलब मसूर दाल, ठीक है। 8 ऑयल सीड्स हैं, तो उन्हीं में से एक नाइजर सीड है। इसमें ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, देन तोरिया, सोयाबीन। अब इसमें सनफ्लावर और सफ्लावर दोनों 2 अलग अलग क्रॉप्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी रागी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्रॉप है,
ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट है ज्वार बाजरा, इनमें कन्फ्यूजन, बार्ली ज्वार बाजरा इसमें कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ये खरीफ है कि राबी है, ठीक है। तो आप इनको यहाँ से देख सकते हो। तो जो आसान वाला है उसको याद कर लो, जो कठिन वाले हैं उनको मत याद करो। जैसे कि बार्ले, इधर वाला याद कर लो, राबी वाला, क्योंकि देर आर अबाउट 14 और 16 क्रॉप्स हैं खरीफ के अंतर्गत जिनको एमएसपी मिलती, तो वो नहीं याद कर पाओगे तो तुम राबी वाला याद कर लो। एक का याद कर लोगे तो दूसरा निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस एक सिस्टम बनाया था, इसका सही सिस्टम नहीं है लेकिन काम आ जाता है। रबी का मतलब नॉट रेनी, आर नॉट रेनी, ठीक है। राबी मतलब नॉट रेनी, ऐसे मेरा सिस्टम बन जाता तो मेरे को याद हो जाता है ये। राबी नॉट रेनी, नॉट रेनी मतलब जो बरसात की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि गेहूँ, ठीक है। अब जैसे पैडी मैंने इसमें खरीफ में नहीं लिखा है क्योंकि आसान था। अब देखो राबी में याद कर लो कि बार्ले और मसूर, रेपसीड यानी मस्टर्ड और सनफ्लावर और तोरिया, ये जो है राबी क्रॉप्स हैं। बाकी जो बची वो खरीफ और जो जायद में आ जाएंगी। तो जायद आप पहचान लोगे, तो राबी वाली याद कर लो कायदे से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप रहती है, बोलते हैं कि कॉटन कौन सी क्रॉप है, बोलते हैं कि सरसों कौन सी क्रॉप है, ठीक है। तो जो सरसों है वो है राबी और कॉटन जो है वो खरीफ है। तो इतना इम्पॉर्टेंट है। देन हम लोगों ने एमएसपी के ऊपर डिस्कशन किया है, तो हम लोगों को जो है क्या बोलते हैं उसको, गन्ने के ऊपर भी डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो गन्ने की बात हम लोगों को मिनिमम क्या पता होना चाहिए, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो प्राइसिंग ऑफ शुगर केन है, इट इज़ गवर्न्ड बाय ECA 1955, यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत जो है इसको गवर्न किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो एक बस ऐसे मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी अगर याद कर लेंगे तो, ठीक है। जो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस है, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस SMP, ये 2009 में इसको रिप्लेस कर दिया गया FRP पे, ठीक है। तो क्यों रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। देन स्टेट्स आल्सो, फिर एक और प्राइस है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी एडवाइजरी प्राइस। तो ऐसे ऑप्शन में आ सकता है कि इट इज़ यूजुअली ग्रेटर देन SMP, ऐसे करके ऑप्शन में आ सकता है। तो बेसिकली इन 3 बातों को याद कर लो। पहली बात ये है कि शुगर केन जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत गवर्न होता है। दूसरी बात SMP जो है वो स्टैट्यूटरी एडवाइजरी प्राइस से कम होता है। बस ये याद रखना है इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। इंटेंजिबल, देखो 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल, ठीक है। तो कल्चरल हेरिटेज वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको पढ़ने मिल जाएगा, ठीक है। इंटेंजिबल हेरिटेज कौन से होते हैं और टेंजिबल हेरिटेज कौन से होते हैं। जैसे दुर्गा पूजा जो प्रोसेस है, सत्तरिया, ये सब जो है इंटेंजिबल है, ठीक है। और जैसे कि रमप्पा टेम्पल, ये क्या है, टेंजिबल है। टेंजिबल जिसे आप छू सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते एग्जैक्टली, है ना। तो देखो ब्रांड रिकॉग्निशन क्या है, ये एक बेसिकली इंटेंजिबल है। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री मतलब कि आपकी दुकान में माल की सप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, गोडाउन्स में अपना माल रखते हैं। तो जो गोडाउन्स में आप जितना माल रखते हैं वो इन्वेंट्री हो गई। तो इन्वेंट्री इंटेंजिबल नहीं है। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इंटेंजिबल है। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, है ना, तो ये भी क्या है, इंटेंजिबल है। लोग नहीं आप बोलते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करो, है ना, तो ये उसमें आ जाएगा मान लो, तो ये इंटेंजिबल है। तो इसका आंसर क्या है, ओनली 3 हो जाएगा। अब इसका देखो, ये क्वेश्चन जब ये आया था उसी समय बोल रहा था कि मेरे को याद कर लो, मेरे को याद कर लो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो अंदर से आपको वाइब आता है कि भाई ये डिमांड कर रहा है कि मेरे को रट लो, ऐसे डिमांड करते हैं कुछ चीज़ें। उनमें से एक चीज़ ये, जब ये 15वां वित्त आयोग बनाया गया तो उसमें जो है जो वेरिएबल सेट किए गए जिनके हिसाब से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो ये बोल रहा था कि मेरे को याद कर लो। अब आपको नहीं याद होगा तो आप गलती कर देंगे। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, इसको आप मान लेते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट, ये नहीं है, ठीक है। ये किस में है, हाँ ठीक है। तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये वाला क्यों डाला हुआ है, क्योंकि ग्रांट इन एड में जो ग्रांट्स जो दिए गए थे ना, उनमें डिमांड की गई थी गवर्नेंस रिफॉर्म्स करो। जैसे कि बिजली में रिफॉर्म्स करो, जैसे कि वित्त आयोग की स्थापना करो। अलग अलग राज्यों में, बहुत सारे राज्यों ने नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये चक्कर था। तो इसमें देखो जो चीज़ें थी, जो वेरिएबल्स थे वो ये थे। इनकम डिस्टेंस 45% इसका वेटेज था। अब देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि किसका वेटेज ऑर्डर क्या है। तो बेसिकली हमने समझा कि जो रटने वाली चीज़ें रहती हैं, तो यूपीएससी क्या चाहता है आपसे कि उन्हें रट लो, लेकिन नंबर्स के पीछे परेशान मत हो। नंबर्स में ऑर्डर याद रखो,
एग्जैक्टली नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे इनकम डिस्टेंस 45%, देन पॉपुलेशन 15%, देन एरिया 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, टैक्स एफर्ट 2.5%। ठीक है, और चलो ठीक है, बस बेसिकली ये हमसे डिमांड कर रहा है कि ऑर्डर याद कर लो। तो इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन इक्वल टू एरिया, और यही ऑर्डर। अब देखो एक नई चीज़ और बताता हूँ, जैसे 2024 का 2000 FY25 बेसिकली इसका बजट आया है, तो उसमें क्या डिमांड कर रहा है वो, कि जो पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ पे गया, वो जो 2 टॉपिक रहता है ना, तो उसमें आपसे सीक्वेंस लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है, ऐसे करके बोलेगा कि इसका सीक्वेंस लिस्ट करो कि कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा। आज मैंने जो पढ़ाई करी उसमें एक लाइन आई थी, वो ये थी कि जब 1990 एंड 2000 का जो दौर था, उस दौर में क्या हो रहा था कि हम जितना पैसा बोरो कर रहे थे, वो उसका अधिकतम पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था। इस वजह से हम 2004 में FRBM एक्ट लेकर आए थे। तो मैंने नोटिस किया था जब बजट आया था, कि आज भी हमारा जो मैक्सिमम पैसा खर्च होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च होता है। चलो शुरू करते हैं अब आगे। तो बेसिकली ये, तो इसका आप आंसर जो है इसी में से आप याद करके करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, जो 16वां वित्त आयोग बनाया गया उसके ऊपर रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, CSIR के एग्जाम में पूछा हुआ था कि कब तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, ऐसा पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। 31 अक्टूबर 2025 तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, और ये रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से आने वाले 5 सालों तक जो है इस मान्य रहेगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके द्वारा ग्रांट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। ठीक है, देन मेजर्स टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 16th फाइनेंस कमीशन के। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं एक बार पढ़ लो, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस में 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला, कौन बनाता है फाइनेंस कमीशन, उसका आंसर है प्रेसिडेंट बनाते हैं। दूसरा आंसर दूसरा क्या है, दूसरा ये है, पूछेगा कि कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। देन मेंबर्स के नाम देख लो, अरविंद पनघड़िया जी, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राज्याध्यक्ष, सौम्या कांति घोष, ये लोग जो हैं मेंबर हैं। तो ये अलग हो गया टॉपिक, ऑलमोस्ट जितना यूजफुल है, बाकी आप इसको अलग से भी कर लेना। देन अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब तक नहीं पता रहता है तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन क्या होता है उस समय चुल्लो मची होती है तो अपन रिस्क ले लेते हैं। तो रिस्क में क्या रहता है कि 90% गलत ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सही हो गया। इसने पूछा कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में करवा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगी, हेल्थ आ जाएगा, मास रैपिड ट्रांजिट आ जाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग इसमें आ जाएगी क्या, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आ जाएगी, मतलब इट डजंट साउंड्स वेल, इट इज़ नॉट गोइंग वेल बेसिकली। तो इसका अगर एक्चुअल एग्जाम में रहता तो करना बहुत बड़ा कठिन काम है, गलत होने की अपार संभावना है। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसे कंसीडर नहीं किया गया अफोर्डेबल हाउसिंग को। इसके आंसर है 3 ओनली, ओके 3 है, पहला कंसीडर नहीं किया गया। अब ये वाला देखते हैं। अब चलो, अब यहाँ से पॉलिटी शुरू हो गई, तो जब हम पॉलिटी कवर करेंगे तब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे बेसिकली। लेकिन मैंने इसको चेक किया तो फिर मैंने फील किया था इसको कैसे आंसर करना है। देखो, इसने पूछा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। इसने क्यों ऐसा पूछा पता है, इसने ऐसा इसलिए पूछा, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, जो लिखा हुआ है कानून में जरूरी नहीं है उसको हम फॉलो करेंगे, ये होता है ड्यू प्रोसेस लॉ। ड्यू प्रोसेस लॉ बोलता है जो चीज़ सही है हम उसको फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से कानून बनेगा, ये अमेरिकन स्टाइल है। ठीक है, तो सही में क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये तो नहीं होगा, समझ रहे हैं। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इसी के होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं करता हूँ तो मैं इसी को करता। अब मुझे याद नहीं कि मैंने किया क्या था, तो पॉलिटी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग जो है इकोनॉमी पढ़ेंगे 1 हफ्ता, और जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। जिसको सॉल्व करने हैं वो ट्विटर पे चेक कर लेना, हर एक क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पर जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो मत देखना फिर, हाँ वीडियो बाद में देखना। धन्यवाद, हैव अ वेरी गुड डे। एंड UPSC 021 का मतलब हमेशा याद रखना। UPSC 021 क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट माई चैनल, इट इज़ अ जर्नी ऑफ द एस्पिरेंट्स लाइक मी, लाइक यू, जिनकी जर्नी है 0
टू 1 की, दैट इज़ यूपीएससी 0 to 1।